आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है भाऊ और ओंकार चौधरी जी। स्वागत कर रहा हूँ भाऊ का, ओंकार जी का। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर धर्मापड़ा पर अवश्य जाएं। भाऊ, ये पृथ्वीराज चौहान ने एक अनाउंसमेंट किया था, मैंने सुना था, और वो कह रहे थे कि साहब की मोदी को ट्रंप उठा के ले जाएगा जैसे वेनेजुएला वाले को ले गया। तो ये पृथ्वीराज चौहान को सपना कहाँ से आया? क्या मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद दिग्विजय सिंह को रिप्लेस करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, तो वैसा ही कोई अतर्क के बात करने वाला चाहिए राहुल गांधी को, तो अपना नंबर लग जाए, इसलिए अतर्क के बातें करते रहते। उनके दिमाग में भी नहीं आता कि भाई मैं बोल रहा हूँ उससे कुछ निकलेगा या नहीं। कोई मजाक है उठा के लेके जाएगा। एक बात है कि वेनेजुएला की सिचुएशन जो है वो अलग है, लेकिन इनको क्या लगता है कुछ भी कर बोलो चलो। और मैं उसको भी गलत नहीं मानता। क्या है, कुछ अटपटा बोलेगा तो ही मीडिया में उसको चमका देते। तो ये बेचारा पिछले 4-5 साल से भंगार की गोडाउन में पड़े थे, तो अब जाग गए हैं, तो सोचते कि भाई जब तक पब्लिसिटी में नहीं आऊंगा, राहुल की नजर में, सोनिया प्रियंका की नजर में नहीं आऊंगा, तो कुछ अटपटा बोलना चाहिए। 19 दिसंबर को मराठी प्रधानमंत्री बनने वाला था, आपको याद होगा। तो आजकल उन्होंने वो कोर्स लिया है जो मैं मानता हूं कि वो दिग्विजय सिंह को रिप्लेस करना चाहते। और संजय राउत ने कहा है कि साहब कि बीजेपी अपना बिजनेस सारा कमाठीपुरा से करती है। वो ठीक है, कोई उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, सिर्फ वो मराठी मीडिया के लिए बोलते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं है। मैंने तो उसके बारे में बार बार बोल दिया है कि ये सिर्फ मीडिया के लिए बोलते हैं, और मीडिया को भी वही तो है ना। इसलिए आहिस्ते आहिस्ते संजय राउत को इतनी पब्लिसिटी मिलती है, तो पृथ्वीराज चौहान ने भी वही सोच लिया होगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ अटपटा बोलना चाहिए। तो संजय राउत की तरीके से पृथ्वीराज चौहान बोलने लगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आजकल, मीडिया का ध्यान आकर्षण करना है तो कुछ अटपटा करना पड़ेगा, तो बिल्कुल उसी ढंग से बोल रहे। और संजय राउत की तो अभी पहचान बन गई। एक दिन संजय राउत बोलेंगे मेरा नाम संजय राउत है, तो मीडिया उस पर भरोसा नहीं करेगा। अरे ये ऐसा कैसा बोल रहा है, मैं राज्यसभा का एमपी हूं, लोग नहीं उसकी खबर बनाएंगे मराठी मीडिया में। अरे ये बिल्कुल अलग बात बोल रहा है। उसको बोलना चाहिए मैं शिवसेना का लोकसभा का मेंबर हूं, तो खबर बन जाएगी। क्योंकि आजकल खबर का मतलब एक हो गया है कि कुछ अटपटा बोलो, इलॉजिकल बोलो, तो खबर बन जाती है। तो बेचारे पृथ्वीराज चौहान हो या संजय राउत हो, ऐसा कुछ अटपटा बातें करते रहते, और लोग उसको उठाकर तड़का लगा देते हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तो सुना उनकी कोई 1500 करोड़ रुपए भी संजय राउत की उनकी कोई गर्लफ्रेंड लेके बाकी। अगर 1500 करोड़ होते तो अब तक तो वो ईडी उसको छोड़ती ही नहीं ना। वो ये किसने बताया, मैंने देखा नहीं कहीं 1500 आज करोड़ तो ट्विटर पे चल रहा था। हाँ, ट्विटर पे कुछ भी चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ट्विटर पे कुछ भी चलेगा, तो कोई उनके भी। नाम उन्होंने कोई किसी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी थी कि भाई अभी जरा थोड़ा मामला टेढ़ा चल रहा है, अभी इसको कर लो, बाद में दे लेंगे हम तुमसे। ना, वो उसका तो वो ऑडियो क्लिप भी बहुत 2-4 साल पहले से वायरल हुआ है। वो उसको गाली दे रहे, वो प्लॉट है वो मेरे नाम से कर दे या इसके उसके नाम से कर दे, माँ बहन की गाली दे रहे, ऐसा ऑडियो क्लिप तो बहुत 2-3 साल, तीन नहीं मेरे ख्याल है 4 साल से वो वायरल हो चुकी है। उनकी वो महिला जो है उसके साथ की ऑडियो क्लिप जो है,
जो बहुत गाली गलौज कर रहे हैं वो तो सीधी भाषा बोल रही है, लेकिन ये गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसी एक ऑडियो क्लिप बहुत 4 सालों से वायरल है। अब वो भाग गई कि नहीं मुझे आज पता नहीं है, लेकिन 1500 करोड़ अगर मेरे थे और लेके कोई भागा ऐसा बोल रहे, तो वो सीधे सीधे ईडी को इनवाइट कर रहे, भाई आ जाओ फिर से रेड करो, ये 1500 करोड़ कहाँ गए वो लाके दे दो और फिर मुझे जेल में डालो। जी, अब थोड़ा बीएमसी इलेक्शन की बात करेंगे। वो उसके पहले थोड़ा ममता दीदी वाला जो मामला है वो तो आज टल गया, 5 दिन के लिए टल गया कोर्ट में। वो तो ममता टलता दीदी रहेगा, तो वो देखो ममता दीदी की तो राउंड 1 ममता दीदी ने जीत लिया। क्या जीत लिया है, कोर्ट से क्या हो गया? कोर्ट में ईडी गई थी एफआईआर करने के लिए ममता दीदी के खिलाफ, तो ममता दीदी वहां पे जो अल्लाह गुल्ला करने पहुंच गए, तो जज साहब उठ गए कि साहब ऐसे में मैं नहीं सुन सकता, 5 दिन के लिए टल गया। अब टल गया तो फिर टल गया, फिर तो सारा जो है उसका दम निकल गया मामले का। नहीं नहीं, ममता डेस्परेट है, वो कुछ भी करके अब उसको अरेस्ट करे, इसके लिए ममता दीदी डेस्परेट है, क्योंकि अरेस्ट हो या तो राष्ट्रपति शासन लगे ताकि उनको सिंपैथी मिले। ये टैक्टिक्स खेल रहे, उनको मालूम है कि एसआईआर से जो कुछ हो गया और बांग्लादेश में जो भी कुछ चल रहा है उसका परिणाम तो होने वाला है, और चुनाव के लिए शायद 3 महीने 1.5 महीना बचा है, 2 महीने बचे, तो उसके पहले अभी कुछ तो भी टाइम करके है, अभी तो अरेस्ट टाइम करो है। बस। ये आचार संहिता मार्च में जाके लागू होगी, तो उसमें क्या 2 महीने तो बचे हैं ना। तो डेस्परेशन, ममता का डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। वो ईडी की रेड चल रही है, वहां जाती है आईपैक के ऑफिस में और वहां से कुछ फाइलें उठाकर लेके आती है, तो उस पर एविडेंस डैमेज करने का भी आरोप लग सकता है। ये सब वो जानबूझकर कर रही है। उसका मुझे लगता है कि उनका इंटेंशन साफ है कि भाई कोई भी आरोप लगाओ, कोर्ट में सबूत हो या ना हो, लेकिन अरेस्ट करो पहले। वो मोदी और फिर अमित शाह के दिल्ली के ऑफिस में भी शायद उनके एमपीज थे, वो प्रदर्शन करने गए थे, उनको अरेस्ट हुआ है। तो ये तो तमाशा चलता रहेगा जब तक चुनाव शुरू नहीं होते या उसका डिक्लेरेशन नहीं होता। क्या कहेंगे ओंकार जी? देखिए, मूल विषय ये है कि खुद ममता बनर्जी को दौड़ करके क्यों जाना पड़ा प्रतीक जैन के यहाँ, खुद उनको क्यों जाना पड़ा? अपनी जगह किसी और को भेज सकती थी, अभिषेक को भी भेज सकती थी, किसी सीनियर और संगठन के कार्यकर्ता को भेज सकती थी कि भाई जाओ जाकर के वो फाइल ले लो। ममता बनर्जी खुद पहुंचती हैं, उनसे पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पहुंच जाते हैं कि चीफ मिनिस्टर पहुंचने वाली हैं, और पुलिस की धौंस में ईडी के अफसरों पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, और लिटरली जो कल प्रेस वक्तव्य जारी हुआ है ईडी की तरफ से, उसमें कहा गया है दस्तावेज छीन कर ले गए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, छीन कर ले गए। तो ऐसा क्या था उनमें कि छीन कर ले जाना पड़ा? और क्या ममता बनर्जी नहीं जानती थी कि जिस तरीके से वो जा रही हैं दौड़ करके, ये सारा मीडिया में आने वाला है? माइक का इंतजाम था संजय जी, लाउड स्पीकर का इंतजाम था, कार्यकर्ता जुट गए थे या जुटा लिए गए थे वहां पर, और ममता बनर्जी उस ग्रीन फाइल को लेकर के सीने से चिपकाए हुए संबोधित कर रही हैं। ये बताता है उस फाइल में कोई संवेदनशील डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो। मैं ये भी कह रहा हूं कि उसमें जरूरी नहीं है कि बहुत संवेदनशील डॉक्यूमेंट हो, लेकिन एक ड्रामा करना था उनको, और शायद
अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं में एक जोश भरना था, एक पोस्चरिंग लेनी थी और शायद सबको उसके लिए तैयार करना था जो आज गृह मंत्रालय के सामने इनके 8 सांसद धरना देते हुए, नारेबाजी करते हुए और प्ले कार्ड लेकर के अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। आज खुद कलकत्ता की सड़कों पर उतरी हुई हैं, हजारों की भीड़ के साथ उतरी हुई हैं। तो वो एक माहौल बनाना चाहती हैं और ये माहौल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यानी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो वाकई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक अभी तक नहीं हुआ कि कहीं सेंट्रल एजेंसियां रेड कर रही हों और चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच जाए, आज तक नहीं हुआ ये। अगर इतना बड़ा रिस्क ममता बनर्जी ने लिया है तो उनको पता था ये मीडिया में सुर्खियां भी बनेगा, ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये हाई कोर्ट तक भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ कोई एक फैसला भी ले सकती है, जिसको लगातार 2014 के बाद से टाला जाता रहा है। तो इतनी डेस्परेट क्यों हो गई है ममता बनर्जी? सबसे बड़ा सवाल ये है। डेस्परेट इसलिए हैं कि चारों तरफ दीवारों पर लिखा हुआ दिखाई देने लगा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर झटका लगा है, लेकिन उसके बाद जो 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सभी राज्यों में उसने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। 4 स्टेट में उसकी सरकार बन चुकी है, 3 में अपने मुख्यमंत्री, 1 में नीतीश बाबू बन गए हैं। और ये जो 4 निरंतरता में जीत मिली है लोकसभा चुनाव के बाद, इसने अच्छों की नींद हराम करके रख दी है। एसआईआर हुआ है जिसका जिक्र भाव ने किया। बांग्लादेश में लगातार हिंसा चल रही है, हिंदुओं के खिलाफ चल रही है। एक एक हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल का हिंदू एकजुट हो रहा है। और ये ध्रुवीकरण अगर मतदान तक ऐसे ही रहा, इंटैक्ट रहा, तो ममता बनर्जी जानती हैं कि उनकी 3 जीत और बीच में 3 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस इसलिए रहा क्योंकि वो हिंदुओं को आखिरी समय पर बांटने में कामयाब रही। इसीलिए उनको पता है कि हिंदू नाराज है इस बार। जो भद्रलोक है वो भी नाराज है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के कई ऐसे केस हो गए, तो उनके तिरपन कांप रहे हैं साहब। उनको लग रहा है कि इस बार कुर्सी जा रही है, तो इसलिए वो कुछ भी करेंगी। और खास तौर से जो ड्रामेटिक हो सकता है, जो मीडिया में सुर्खियां बन सकता है, जो उनको सहानुभूति बटोरने में सहायक हो सकता है, वो सब करेगी। वरना मुझे एक बात बताइए साहब, एक प्राइवेट कंपनी है जो धंधा कर रही है, सैकड़ों करोड़ रुपया लेती है पॉलिटिकल पार्टियों से और नेताओं से, उनको कुछ सलाह देती है कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसका वो पैसा कमा रही है। ईडी का कहना है कि 2020 में एक केस दर्ज हुआ, वो नाम बता रही है कि ये सज्जन हैं जिन्होंने हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गोवा में आईपैक के लोगों को पैसा उपलब्ध कराया। हम उसकी जांच कर रहे हैं और मनी ट्रेल की जांच करते हुए एजेंसी वहां तक पहुंची है। अब वो कब पहुंचेगी, कब नहीं पहुंचेगी, क्या ये राज्यों के मुख्यमंत्री या पॉलिटिकल पार्टियों के नेता तय करेंगे? वो अगर एक ऐसी, अच्छा, आपने बड़ी होशियारी से, चतुराई से आईपैक के जो सर्वे सर्वा है उनको अपनी आईटी सेल का हेड भी बना दिया। और तर्क क्या दे रही हैं कि मेरी टीएमसी की आईटी सेल का वो हेड है और ये राजनीतिक बदले की भावना से और हमें बदनाम करने की भावना से, और हमारे जो वहां दस्तावेज थे, कैंडिडेट की लिस्ट थी, फलाना था, ढिमकाना था, उनको कलेक्ट करने के लिए, चुराने के लिए
अमित शाह ने ये सब कार्रवाई की है। तो भैया क्या पीएमएलए एक्ट में ये इम्यूनिटी मिली हुई है पॉलिटिकल पार्टियों को या उनके आईटी सेल के हेड्स को कि अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसेंगे तो उनके यहाँ छापे नहीं पड़ेंगे? हमने तो मिनिस्टर्स के यहाँ छापे पड़ते देखे, इन्हीं की सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापा पड़ा है। देशमुख, अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके यहाँ छापा पड़ा है। नवाब मलिक के यहाँ छापा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, किस किस के यहाँ छापे नहीं पड़े हैं? तो कौन सा पहाड़ा पढ़ा रही हैं? ये केवल और केवल नाटक नौटंकी कर रही हैं और इनको पता है कि चुनाव सर पर आ गए हैं। बहुत तेजी से घटनाएं घटी हैं जिन पर इनका काबू नहीं है। इसलिए अब इन्होंने ये तरीका अपनाया है कि विक्टिम कार्ड खेलो और भ्रष्टाचार हुआ है, एक्चुअल में नहीं हुआ है, ये तो बाद में तय होगा। अभी ईडी की जांच चल रही है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंसी हैं। जल्दबाजी में जो कुछ इन्होंने कल किया है उसमें ममता बनर्जी फंस रही हैं। ये मामला कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ईडी ने इस पूरी साजिश को, यानी संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स को जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री ने अपने कब्जे में लिया है, छीना है, इसकी सीबीआई की जांच भी मांग ली है, क्योंकि वो तो मनी ट्रेल की जांच कर रही है ईडी। सीबीआई को कहा है कि आप इस कॉन्स्पिरेसी की जांच करवाइए, इसकी सिफारिश उन्होंने की है। तो ये मामला बहुत आगे तक जाने वाला है और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी चूंकि अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है अब, तो इसलिए वो रायता बिखेरेगी जितना वो बिखेर सकती है। बाबू, जब पिछली बार जब 2021 के चुनाव हो रहे थे तो यही बात बार बार आती थी और उस समय भी हम लोग डिस्कस करते थे कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल क्यों नहीं लगा रहे। आज के डेट में तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के 25 कारण उपस्थित हैं और तब भी यही बात आती थी, वो कहते थे कि साहब उसको सिंपैथी मिल जाएगी इसलिए नहीं लगा रहे। और बाद में हुआ, वो दिखा साफ साफ कि उनके गुंडों के भय से पता नहीं कितने जो सपोर्टर्स जो बीजेपी को वोट देना चाहते थे वो वोट देने नहीं गए। तो ये यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी रास्ते जा रही है तो परिणाम भी वही होगा फिर से। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या होता है कि हम दूर बैठे हैं, जिनके पास फैक्ट्स होते वो एक्ट करने वाले होते, हम तो चर्चा करने वाले हैं, तो उनको समय वगैरह देखना पड़ता है। पिछली बार की बात अलग थी, आज की बात अलग है। पिछली बार बांग्लादेश बिल्कुल ठंडा था और आपको याद होना चाहिए कि मैं लगातार जो हसीना वाजेद को भगाया गया था, हमारा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब अगस्त में हसीना वाजेद को यहाँ भाग कर आना पड़ा और उसके बाद जो वहां दंगे फसाद हुए बांग्लादेश में, उसकी रिएक्शन सिलीगुड़ी में आई थी। सिलीगुड़ी से हिमाचल, हिमाचल से लेकर गुजरात, गुजरात कर्नाटक, महाराष्ट्र हुआ। तब मैं बोल रहा था कि हरियाणा में बड़ी रिएक्शन होगी। तो अगर बांग्लादेश की रिएक्शन हरियाणा तक और महाराष्ट्र तक हो रही है तो नजदीकी क्या बोलते हैं उसका, पश्चिम बंगाल में होगी और इससे ज्यादा डरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, उससे ममता नहीं डरी है, मैं मानता हूं। लेकिन इनको जो बीच बीच में छुटपुट खबरें आती है, अब देखो बहुत सारे बार एसोसिएशन है, वहां टीएमसी के पैनल की हार हुई है और छोटी मोटी संस्थाएं जो इंटरनल कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह कुछ होते हैं, ऐसे जगह हर जगह, नंदीग्राम में भी मैंने कल परसों 3-4 दिन पहले खबर देखी, तो जो भद्रलोक है, भद्रलोक सीपीएम के पीछे था, ममता के पीछे है या दिल्ली के खिलाफ है, वो खिसकता जा रहा है। और इस कारण, और दूसरी बात, पिछली बार भी जो मटुआ समुदाय है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ नहीं आया था। आज जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका सीधा सीधा परिणाम
मटुआ समाज से है। तो ये सब फैक्ट्स हम अगर सामने लाते, एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं, तो पता चलता है कि ममता दीदी क्यों डरी हुई। पिछली बार भी आपने देखा होगा, मेरा ख्याल है कुछ 8 कितना % का फर्क था, 8 या 9% का फर्क था। 10%। मानो 4-5% घट जाते हैं तो 4-5% किसके बढ़ने वाले? पलड़ा एकदम पलट जाएगा। और ये हमें समझना जरूरी है। हाँ, इसके लिए टाइमिंग भी देखना पड़ता है। अब ममता को हम प्रेसिडेंट रूल लाते हैं और कुछ करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उसके पास 3-4 महीने है। वो 3-4 महीने जितने घटते जाएंगे उतना मामला आसान नहीं होगा। और इसलिए मैं मानता हूं, आपको याद होगा कि आपने यही सवाल मुझे, केजरीवाल को क्यों नहीं करते, 8 वारंट हो गए, 9 समन्स हो गए, आपने ही पूछा था। लेकिन गैप कितना कम कर दिया गया। तो ये जो चलता है ना, देखो, ये हमारे मराठी में उसको खेड़ा सावल्यांचा बोलते, यानी शैडो प्लेइंग होता है, शैडो प्लेइंग चल रहा है। तो आप डेस्परेट हो जाओ, लेकिन जितने लोग डेस्परेट लोग भी हो गए, हिंदू भद्र लोग जितना डेस्परेट होगा उतना ही फायदा अगर मिलने वाला है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जिसके पास फैक्ट्स है, जिसके पास अधिकार है, वो तो ये कैलकुलेटेडली गेम खेलेगा ना। हमको चाहिए, हमको ऑप्टिक्स चाहिए, उनको ऑप्टिक्स नहीं, उनको परिणाम चाहिए। मोदी हो या शाह हो या बीजेपी के अलग अलग जो इस समय। और एक बात है कि बिहार का चुनाव खत्म होते ही ये सब लोग शिफ्ट हो गए जो एक्चुअली प्लानिंग करते हैं बीजेपी के लिए। वो बंगाल में शिफ्ट हुए, और कैसे शिफ्ट हुए उसका किसी को पता तक नहीं है। और ये जो आईपैक की बात कर रहे हो, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां मेरे थोड़ा परिचित ऐसा कोई अधिकारी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये ईडी का मामला इतना आसान नहीं है। ये ईडी का जो केस है वो इतना आसान नहीं। उसके लिए 6 महीने से ज्यादा काम हुआ है, 6 या 7 महीने। तो इतना आसान नहीं है। वो कभी से 6-8 महीने से प्लानिंग चल रही है, उसके बाद छापा मारा है। तो इतना आसानी से हम बोलते हैं, उतना आसान तो चीज होती नहीं। और दूसरी बात, कानूनी जंग जो होती है, आपको मालूम है, आप ही बोल रहे हैं कि 5 दिन तो टल गया, तो वो तो टलने वाला है। आहिस्ते आहिस्ते सुप्रीम कोर्ट हो सीधे होती जा रही है। और कोलकाता हाईकोर्ट तो ममता के खिलाफ ही है। तो अगर वो 5 दिन का रिलीफ दे रहे तो कोर्ट ही कुछ गेम नहीं खेल रहे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कोर्ट भी कुछ देखते होगी। अगर कोलकाता हाईकोर्ट का बार काउंसिल में टीएमसी का पैनल हार जाता है और आज ये होता है सब, तो मैं इतना आसान नहीं मानता। ये गेम चलता है हमारे लिए। एक विजुअल है, लेकिन एक फिल्म धुरंधर हो या और कोई हो, बनने में महीनों लगते हैं। हम तो 3-3.5 घंटे में देखते। तो ऑप्टिक्स 3-3.5 घंटे का होता है, लेकिन साल तो 3-3 लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टल गया आप बोले, उतना आसान बात नहीं है। और सही टाइमिंग पर मुझे तो पक्का विश्वास है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर ही चुनाव होंगे। लेकिन उसके बीच प्लानिंग करने के लिए ममता के पास टाइमिंग नहीं होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी प्रिकॉशन ली जाएगी। जी, ओंकार जी, आपका क्या सोचना है? चुनाव प्रेसिडेंट रूल में ही होनी चाहिए या कि ममता जी को ही वहां बने देना रहना चाहिए चुनाव के समय तक? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये परफेक्ट टाइम है जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। और टीएमसी जिस तरीके से वहां पर चुनाव कराती रही है, जिस तरह कब्जे करती रही है, अपने कार्यकर्ताओं को खड़े करती रही है, जो बीजेपी के वोटर हैं उनको डराती रही है। ये सूचनाएं हैं कि सुबह 10 बजे तक तो उसके लठैत निकलने ही नहीं देते थे वोटर्स को।
अब स्थितियां परिस्थितियां बदली हों तो बदली हों। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर केंद्र का मन है और वहां के बीजेपी के जो नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के तमाम लोगों, उनका कहना है कि अगर तटस्थ और स्वतंत्र चुनाव कराने हैं तो राष्ट्रपति शासन जरूरी है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लगाने का मन है तो इससे परफेक्ट मामला अब हो नहीं सकता। ये एकदम फिट केस है और इसकी पुष्टि कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 6 महीने में आमतौर पर संसद की स्वीकृति लेनी होती है जिस स्टेट में आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अभी तो जनवरी है, तो अप्रैल में तो चुनाव ही हो जाएंगे और मई में नई सरकार के लिए जो है वो मतगणना हो जाएगी, तो आपको इसकी पुष्टि कराने की जरूरत भी नहीं है। तो वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इससे इनके हौसले पस्त होंगे, वरना सरकार इनकी रहेगी, तंत्र इनका रहेगा। अब ये सोच करके बार बार आप पीछे हटते रहें कि कहीं ममता बनर्जी इसको मुद्दा बना करके सहानुभूति ना बटोर लें, तो देखिए डर डर करके तो पॉलिटिक्स होती नहीं है। बहुत समय निकल चुका है, बहुत कुछ वहां घट चुका है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाऊ बहुत सारे लोग जो हैं, देखो मैं उसको जल्दबाजी क्यों मानता हूं उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं। मैं जब बोल रहा हूं कि 3-4 महीने टाइम बहुत होता है, 90 दिन होते, जब जख्म हो जाता है ना तो उसकी जो वेदना होती है वो जितनी गर्मा गर्म होती है तब तब हम जोर शोर से चिल्लाते। अगर चुनाव होने से 1-1.5 महीने पहले अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो लोगों को वो जो रिलैक्सेशन आएगा, अरे बस ये जो होता है ना वो वोटों में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन 3-4 महीने अगर बचे हैं तो वो सहानुभूति बटोरने के लिए काम आते हैं। तो ये भी देखना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि हम दूर बैठे, हमारे पास पूरे फैक्ट्स नहीं होते, पूरे फैक्ट। पहलगाम के बाद लगभग 2 हफ्ते निकल गए थे और उसके बाद हो गया। तो ये सब एक एक मिनट, एक एक सेकंड काउंट होता है। जो हम क्या होता है, दूसरे के लिए बात बिल्कुल आसान होती है। संजय दीक्षित ये काम क्यों नहीं करते, ये मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि मुझे तो करना नहीं है। और जिसको करना है उसको उसमें जो प्रॉब्लम है उसका पता होता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ओमकार जी बोल रहे वो सही है, टाइम सही है, लेकिन सामने वाला दुश्मन वही नहीं है। देखो, गावस्कर को बॉलिंग करना और वीरेंद्र सहवाग को करना, जो मुझे याद है वो इंजमाम उल हक ने वीरेंद्र सहवाग के बारे में जो बोला है, वो बोला वो किसी बॉलर की इज्जत नहीं करता, वो बॉल की इज्जत नहीं करता, वो क्रिकेट की इज्जत नहीं करता, बस बॉल आया मारो। तो ममता उस ढंग की बैट्समैन है। उसको आप कौन, हेमंत सोरेन या केजरीवाल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए उसको इतना टाइम कम रखो कि उसको तमाशा करने के लिए और सिंपैथी जनरेट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। बस यहां राष्ट्रपति शासन लग गया, उधर 2 दिन में इलेक्शन का टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया। तो ये बातें सब काउंट होती है जो हमें पता नहीं है। वो जो बैठे हैं, जिनको लगातार चुनाव जीतने हैं, और बात सिर्फ बंगाल तक नहीं रहती, वो तो देखो इनके साथ सिंपैथी बंगाल में कितनी होगी वो फालतू चीज है। पूरे देश में जो अपोजिशन है वो रिजुवेनेट होना शुरू हो जाएगा और उसके परिणाम बाद में भुगतने पड़ते, ये सब काउंट करना पड़ता है। हम तो एक डिबेट के लिए बैठे, एग्जैक्टली एक्शन में हम नहीं है, इसलिए हमारे लिए आसान लगता है, उनके लिए नहीं। वो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो शाहबाज ने बोला था, देर रात मुझे मुनीर का फोन आ गया, ऐसा हो गया, तो हमने तय किया था फजल के नमाज के बाद शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ही हो गया। तो ये जो टाइमिंग होता है, जो वॉर में उतरने वाला होता है, उसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमसे भी, हम एकेडमिक होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं। इसलिए मैंने बोला
कि टाइम जो होता है, देखो मई के आसपास अगर चुनाव होने वाले हैं तो और एक महीना जाना में कोई बिगड़ता नहीं है, जितना वो धमाल करेगी वो करने दो। इसलिए मैंने केजरीवाल का 9-10 समन्स निकले तो हम ही बोलते थे ना, क्यों पकड़ते नहीं, क्यों उठाते नहीं, जाओ आप। संजय सिंह ने तो घर के बाहर बड़ा फ्लेक्स लगा रखा था, आ जाओ सीबीआई, मुझे अरेस्ट करो, और जिस दिन गए तो फट गई थी। तो बात ये होती है ना, जो राजकुमार का डायलॉग है कि गोली हमारी होगी, बंदूक हमारी होगी, टाइम दिन हमारा होगा और टाइम भी हम तय करेंगे। तो ये होता है, वो सिर्फ डायलॉग नहीं होता, उसका मायने हमको ढूंढना पड़ता है। तो इस पर तो एक पता है कि प्रेसिडेंट रूल तो लगना चाहिए ओंकार जी, बस समय क्या हो इसके ऊपर ही मतभेद है। जी जी, समय है क्योंकि नहीं, और एक बात बोल दूं, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने बोला था मैंने आर्मी को और सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दी है, जब चाहिए करो। तो टाइमिंग मोदी ने नहीं तय किया था। हाँ, आखिरी मोमेंट में उनको बताया होगा वी आर गोइंग इनटू एक्शन, लेकिन टाइम आर्मी ने तय किया है, ये भी समझ लो। टाइम डेट आर्मी या नेवी या एयरफोर्स है या रॉ वगैरह होगा, उन्होंने तय किया होगा, क्योंकि वो लोग एक्चुअल एक्शन करते हैं। तो जो एक्चुअल एक्शन करते हैं वो उसमें लगे होंगे, हमको पता नहीं है ना। हम तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी धुरंधर के गाने पर नाच रही है या दिल चाहता है के गाने पर ममता नाच रही है, हमें पता नहीं। हम तो नाच देख रहे हैं, लेकिन गाना कौन सा लगा है हमको सुनने नहीं आ रहा है। ये जो गड़बड़ होती है वो समझना जरूरी है। हाँ, सही है। तो अब बाबू थोड़ा बीएमसी इलेक्शन के बारे में बात कर लें। आपका पूरी जो सिचुएशन है उसके ऊपर क्या आकलन है? अब तो मीडिया में सेट हो गए, सारी जो है वो सीटें वीटें तय हो गई, नॉमिनेशंस भी हो गए, स्क्रूटिनी भी हो गई, विड्रॉल भी हो गए जी। मानो नतीजे भी आ गए, सिर्फ वोटिंग होना बाकी है। अच्छा, क्योंकि चुनाव जो है पूरा का पूरा मीडिया में चुनाव है। आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप वरुण को फोन करो पुणे में क्या चल रहा है, वो बोलेगा चुनाव कहाँ है चुनाव। यानी वो तो अवेयर है, लेकिन रास्ते पर लोगों को पता नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, लेकिन मीडिया में जोर शोर से चल रहा है। और जो धुरंधर में हुआ, नो प्रमोशन, नो चर्चा, टीजर, ट्रेलर, फिल्म आ गई, वैसा ही महाराष्ट्र के कॉरपोरेशंस के चुनाव का होने जा रहा है। उसका ट्रेलर नहीं मिलेगा आपको। आज मैं बोल रहा हूं तो 9 तारीख है, बिल्कुल 4 दिन के बाद प्रचार बंद होने वाला है। जो सबसे बड़ा अपोजिशन है, ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रांड, उनकी एक तक मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। ना मुंबई में हुई है, ना मुंबई के बाहर हुई है। हाँ, देवेंद्र वगैरह, वो अजीत दादा पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, इनके जोर शोर से मीटिंगें चल रही है, भाग दौड़ चल रहा है, प्रचार चल रहा है। क्योंकि ये लोग लड़ना नहीं चाहते, इतना एक तरफा है। इतना आपको एक मुझे बोलिए कि 2 दिन पहले पर्चा भरने की लास्ट डेट थी 30 दिसंबर। 2 दिन पहले कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी का सीट का बंटवारा डिक्लेयर होता है कि 62 प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को और बाकी सारे कांग्रेस को, ऐसा कुछ तय हो गया, 185 वगैरह। और 30 तारीख को खबर आती है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को जो 62 सीटें मिली थी, उसमें से 18 सीटों पर पर्चे भरे ही नहीं गए। अब दूसरी बात सुनो, 10 दिन पहले वही प्रकाश अंबेडकर बोलते हैं कि हम खुल के बलबूते पर लड़ेंगे, सोबल से लड़ेंगे, 112 जगह पर हमने तैयारी की है। और जिसने 112 सीटों पर तैयारी की है
उसको 62 सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, 18 सीटें खाली जा रही है। अरे किसी को 10,000 रुपए दे दो, बोलो ये 5,000 डिपॉजिट कर ले, 5,000 तू शराब पी ले, चिकन खा ले और घर में जाके सो जा। वो जितने थोड़ा सा हमारे नाम बयान पे पड़ेंगे वो हो गया। हारने के बयान लिए अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो वो जीतने 112 वाले कैंडिडेट, लड़ने वाले कैंडिडेट कहां से लाओगे? ये हालत है। भाऊ 112 सीटें हारने की बात कर रहे होंगे हाँ, वो 112 सीटें हारने की बात कर रहे होंगे कि हारने की तैयारी कर ली है। नहीं, वो सीटें गिनने की तैयारी करते, लड़ते कभी नहीं, वो सीटें गिनते रहते। तो वो बात कहने का मतलब ये है कि चुनाव, देखो एक बात होती है, जो अपोजिशन होता है, चैलेंजर होता है, वो ज्यादा आवाज करता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं तुमको हराऊंगा। तो बवाल खड़ा किसको करना है? अपोजिशन को करना है। जो सत्ता में बैठे वो बवाल नहीं करते, क्योंकि तुमको मुझे डिथ्रोन करना है, मैं तो बैठा हूं सत्ता में, आपको मुझे सत्ता से हटाना है। तो जो कोई ढोल नगाड़े बजाकर मुझे हटाने की लड़ाई छेड़ी है वगैरह वगैरह, अपोजिशन को बोलना है। लेकिन अपोजिशन नहीं बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है। मीडिया में अपोजिशन जीत चुका है। लेकिन बात यह है कि चुनाव आयोग, मीडिया में जो मत होता है वो गिनती नहीं है, सिर्फ ईवीएम गिनती है। तो बात यह है कि अगर लोग, हाँ एक बात है, 15 जनवरी को जो वोटिंग होगा उस दिन हर पार्टी का कार्यकर्ता होगा, अपने अपने बूथ के लिए लोग निकालेगा, जाकर वोट डाल के लाएगा, उनको बचे हैं उनको ढूंढ लेगा। तो ये लड़ाई है, लड़ाई असली है वो बूथ की लड़ाई है, वार्ड की लड़ाई नहीं है। अब ये बात समझो, ये जो कॉरपोरेशन की लड़ाई है वो वार्ड की लड़ाई नहीं होती, चुनाव क्षेत्र की लड़ाई नहीं होती, वो बूथ की लड़ाई होती है। और अगर आपके बूथ पर आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को वोट के लिए लाओगे और ज्यादा से ज्यादा अपने चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया जाएगा तो आप जीतोगे। तो लड़ाई कैंडिडेट की नहीं है, कैंडिडेट के जो कार्यकर्ता है, बीएलओ या बीएलए जो कुछ आप बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर पार्टी का, उसके लिए होते। अगर आपके पास 18 जगह खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं है तो उस कैंडिडेट के समझो कुछ 30-35 बूथ है, उसके लिए बीएलओ कहां से लाओगे? घर से वोटर को निकालने वाली टीम कहां से लाओगे? तो इसलिए जो कुछ आपके पास खबर आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह वगैरह मुंबई में हो तो उसको फोन करके पूछो, अरे कैसा चुनाव चल रहा है? तो बोलेगा कौन सा चुनाव है? क्योंकि आम जनता में, 90% जनता में चुनाव की हवा नहीं है। इसलिए ये चुनाव जो है वो जो कार्यकर्ता, जिस पार्टी का भी कार्यकर्ता अपने घर से लोगों को उठाकर वोटिंग सेंटर पर लेके जाएगा वो लड़ाई लड़ेगा। कैंडिडेट भी नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी के नेता नहीं। और इसकी तैयारी अगर बीजेपी ने और एनडीए ने पिछले 6 महीने से कर रखी है। और इसलिए तो ये जो निकाय के चुनाव थे, नगर पालिका, नगर परिषद के, उसमें क्या हुआ हमने देखा। शरद पवार का और उद्धव का तो सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को जो 288 नगर परिषद वगैरह हुआ, विदर्भ में सिर्फ नाना पटोले, वडेट्टीवार और जो संगपाल, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने काम किया था, वो तीनों विदर्भ के। बाकी नॉर्थ महाराष्ट्र, कोकण या वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं। तो मतलब क्या, शरद पवार अपने भतीजे के साथ हाथ मिलाए पुणे और पिंपरी के लिए, बाकी का महाराष्ट्र उन्होंने इचलकरंजी, कोल्हापुर वगैरह, सोलापुर छोड़ दिया। और इन्होंने पूरा बंटवारा किया है। और जो 3 महीने पहले देवेंद्र ने अपनी स्ट्रेटेजी डिक्लेयर की थी कि हम जहां मिले एक बंटवारा कर सकते हैं, सीट का बंटवारा वहां करेंगे, नहीं तो एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन नतीजों के बाद साथ में बैठना है। ये स्ट्रेटेजी है, यानी अपोजिशन के लिए जगह छोड़ना नहीं है।
अगर जगह नहीं बचेगी तो अपोजिशन नहीं बचेगा। इनको कैंडिडेट तक मिलने में मारामारी है। और ये सब मुंबई की लड़ाई तो शिवसेना और एकनाथ और भाजपा और दो ठाकरे बंधु इनमें सिमट गई है। हाँ, तीसरी जगह कांग्रेस। कांग्रेस कितनी भी मरी, अब बोलो मुंबई में 25 कारपोरेटर ला सकती है और 70-80 सीट तरीके से लड़ सकती है। तो कांग्रेस है, उनके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी है और 10-15 सीटों पर अच्छी लड़ेगी। बाकी जहां अबू आजमी है, जहां नवाब मलिक है, जहां एमआईएम मुस्लिम पॉकेट्स में, वो लड़ेंगे। और उसमें और जो एक बात है कि कम से कम 20-25 वार्ड ऐसे हो गए जहां जिन्होंने बगावत की है ये जेन्युइनली निर्दलीय खड़े हो गए, ऐसी लड़ाई होगी। तो अपोजिशन ऑर्गेनाइज होकर नहीं लड़ रहा है, इसलिए बीजेपी स्ट्रांग है। देखो, कमेंट्री बॉक्स से लड़ाई जोर शोर से चल रही है, कमेंट्री जोर शोर से चल रही है, लेकिन मैदान में कोई नहीं। बैट्समैन आके खड़ा है, बॉल नहीं डालने वाला कोई है, ना फील्डिंग करने वाला कोई है, ना कैच लेने वाला कोई है। तो आखिर में रिजल्ट क्या आएगा? अगर दूसरे वाली टीम मैदान में बाउंड्री के अंदर नहीं आई तो चुनाव के नतीजों के दिन वो हार गए, जो मैदान में पहुंचे थे वो जीत गए, यही डिक्लेयर होगा। और क्या होगा? और कुछ 68 जगह तो अनअपोज आ गए है ना, उसमें से बहुत सारे आखिरी दिन जाकर वह पर्चा वापस ले लिया। अब आपने चुन चुन कर, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या अपोजिशन की पार्टी हो, उनके चुन चुन कर आखिरी दिन डिक्लेयर किए हुए कैंडिडेट भी वापस लेने के दिन, विड्रॉल के आखिरी दिन जाकर 2 घंटे पहले विड्रॉ कर लेते हैं। ये इनकी तैयारी है। जो हमने देखा है कि जो टीटीपी या बलूचिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के लोग ट्रक वगैरह लेके, जीप लेकर जाते हैं, पेशावर वगैरह, वो उनको भगाते हैं नंगा करके, हथियार भी लेते, यूनिफॉर्म भी निकाल के देते और नंगा करके भेज देते। बिल्कुल वही हालत महाराष्ट्र की कॉरपोरेशन चुनाव में अपोजिशन की होते हुए मैं देख रहा हूं। और इसलिए मैं मानता हूं कि 150 से ज्यादा मुंबई में, बीएमसी की बात करो, 150 से ज्यादा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के 150 से 175 तक चुनकर आएंगे। बाकी ठाणे में एकनाथ की होगी, कल्याण डोंबिवली में दोनों का भागीदारी होगा। कम से कम 20 कॉरपोरेशन ऐसे कि शिवसेना बीजेपी के पास रहेंगे, यानी एकनाथ और देवेंद्र के पास रहेंगे। भिवंडी, मालेगांव, ये 2 कॉरपोरेशन ऐसे कि जहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है, तो उसकी मुझे गारंटी नहीं है। दूसरी बात, जो विरार वसई का कॉरपोरेशन है, वहां एक तरफा वहां का लोकल लीडर है हितेंद्र ठाकुर, उनकी बहुजन विकास आघाड़ी करके वो है। और कोल्हापुर एक ऐसा सिटी है कि जहां लोकल इलेक्शन में पार्टियां नहीं चलती, लोकल पैनल बनते, तो उसकी तो ये 4 या 5 कॉरपोरेशन छोड़ो 29 में, तो 20 से 22 कॉरपोरेशन में क्लियर स्वीप हो जाएगा। पुणे में बीजेपी आ जाएगी। और बीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, लॉयल अपोजिशन होगा। अपोजिशन में अजित दादा बैठेगा, शरद पवार भी उनके ही साथ आ गए। कि बीच में दीवार है, झगड़ा करेंगे, लेकिन साथ साथ होगे, पुणे का विकास करना है, इसलिए हमने सपोर्ट किया, ऐसा अपोजिशन में बैठे हुए अजित दादा के लोग बोलेंगे। ठीक है भाई, 10 और कुछ होते हैं अलग अलग कमिटियों के, एक अध्यक्ष उनको भी दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बीच में अपोजिशन के लिए स्पेस बचता ही नहीं। ये देखिए, महाराष्ट्र में अपोजिशन सिमटता जा रहा है, ये समझने की बात है। यानी एक तरीके से गुजरात होते जा रहा है। गुजरात में
अपोजिशन कौन है, अपोजिशन का लीडर कौन है, अपोजिशन का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, आप बता भी नहीं सकते। उसी लाइन पर महाराष्ट्र जाते हुए हम देख रहे हैं। जी ओंकार जी, और बाकी जहाँ पे नहीं जीतेंगे वहाँ पे जो ऑपोजिशन वाले हैं वो सारे के सारे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जैसा अभी अमरनाथ में हुआ। मैं तो आज साहब देख रहा था उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू, और मुझे बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू लगा। ये पीटीआई भाषा के साथ उनका इंटरव्यू है, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, मैं हंस रहा था पढ़ करके। इन्होंने कहा कि साहब मैंने 2014 और 19 में मोदी जी को जिताने के लिए प्रचार किया, मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर रहा था, और वो हमें खत्म करने के लिए, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे, और उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ दिया। अब आगे देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं, जो अभी संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना भाजपा का पुराना सपना है। अब उन्हें लगता है कि बाला साहब ठाकरे नहीं रहे और उन्होंने कागजों में शिवसेना को खत्म कर दिया है, लेकिन जमीन पर वे ऐसा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा 2012 तक जब बाला साहब थे, ये लोग सीधे थे, यानी सीधे रहते थे। जब उनसे राजनीति के गिरते स्तर के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति से ज्यादा इसके लिए रवैया जिम्मेदार है, जैसे भाजपा का रवैया। तो ये कहते, अच्छा फिर इन्होंने कहा आगे कि वो और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे अब कभी अलग नहीं होंगे। और फिर आगे कहते हैं कि जब तक हम साथ नहीं आए थे, लोग हमसे पूछते थे हम साथ क्यों नहीं आ रहे। अब वे पूछ रहे हैं कि हम साथ क्यों आए और कब तक रहेंगे। ये जो इनका इंटरव्यू है, ये क्या शो कर रहा है संजय जी? यानी आप इतने अंतर विरोधी हैं, भाई आप और आपके चचेरे भाई अलग क्यों हुए थे? जो आप कसमें खा रहे हैं अब कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, तो अलग क्यों हुए थे? 20 साल तक बोलचाल क्यों नहीं थी? 20 साल तक वो शिवसेना भवन क्यों नहीं गए? मातोश्री क्यों नहीं गए? और आप उनके घर क्यों नहीं गए? और आज ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि दोनों भाई, क्योंकि माहिम में राज ठाकरे का बेटा भी हार गया विधानसभा चुनाव में, और आदित्य जीत जरूर गया है, लेकिन लोहे के चने चबाने पड़े हैं इन लोगों को। और जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी मैं तो उनको जिताने की कोशिश कर रहा था 2014 और 2019 में। अब ये तो एक वाद विवाद का विषय है कि ये मोदी के कंधे का सहारा लेकर के आगे बढ़े, या मोदी इनकी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र की सीटें जीते। 2014 में तो विधानसभा चुनाव अलग ही अलग लड़े थे ना, दोनों सीटों का झगड़ा हो गया था। तो अलग लड़े 2009 में राज ठाकरे अलग होने के कारण मुंबई की 6 सीटें इनके साथ बीजेपी ने गंवाई थी। ये ध्यान में रखो, मुंबई और ठाणा मिलकर लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी और शिवसेना साथ थी और 9 सीटें गंवाई थी। और ये सीटें गंवाने के लिए और महाराष्ट्र का हित पैरों तले रोंदने के लिए क्या राज ठाकरे अलग हुए थे? देखो 2009 का चुनाव हम बोलते, हम टाइमलाइन भूल जाते। 2009 का चुनाव मार्च अप्रैल 2009 में हुआ था, और उसके बिल्कुल 4 महीने पहले मुंबई पर अजमल कसाब ने हमला किया था, और उसका बख्शिश कांग्रेस को और एनसीपी को मिल गया। 10 में से 9 सीटें मिल गई। तो ये महाराष्ट्र का भला था? क्या महाराष्ट्र के ऐसे भले के लिए
राज ठाकरे अलग हुए, दो बंधु अलग हुए, हर कोई पूछता है कि साथ क्यों नहीं आते, साथ आ गए तो पूछते साथ क्यों आ गए। अरे कोई ये नहीं पूछ रहा कि अलग क्यों हुए। अलग होने में महाराष्ट्र का कौन सा हित था? क्या मुंबई उस अजमल कसाब के हवाले करने के लिए अलग हो गए थे? मुंबई पर सबसे बुरा हमला आज तक के इतिहास में अजमल कसाब का हुआ है, और उसके बावजूद दो भाई अलग हुए और उसका नुकसान तक बीजेपी को भरना पड़ा था, और कांग्रेस को बख्शिश मिल गया। मुंबई कराची वालों के हवाले करने के बाद बख्शिश दिया गया। किसने दिया? ठाकरे बंधुओं ने दिया है, अलग होकर। ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चुनाव चल रहा है तो मीडिया में चल रहा है, जमीन पर नहीं चल रहा है, जमीन पर नहीं चल रहा है। कोई भी इनको पूछे कि भाई मुंबई में इतना भयंकर हमला हो गया, उसके बाद भी आप साथ क्यों नहीं आए थे? उस वक्त मुंबई बचाने की जरूरत थी, महाराष्ट्र बचाने की जरूरत थी, जिहादियों से बचाने की जरूरत थी, लेकिन आप अलग लड़े। और उस चुनाव के 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जब पूरे आए नहीं थे, तब सबसे पहले राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पत्रकारों को बोला, अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोला था कि तुमने हमको बहुत मारा, हमने दो ही मारा लेकिन सॉलिड मारा है कि नहीं। मतलब क्या था? हमने दो मारा यानी मुंबई तुम्हारे हाथ से निकल गई, ठाणे भी निकल गया। समझा? तो ये कोई नहीं पूछ रहा इनको। अब उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हो गया तो राज ठाकरे के 6 एमएलए चुनकर आए, बीजेपी के 5 और उद्धव ठाकरे के 4 आए थे। तो उद्धव ठाकरे कौन सी मदद मोदी को कर रहे थे मुझे पता नहीं, क्योंकि मोदी आने के बाद इनके 4 एमएलए थे, वो 12 हो गए। तो मदद कौन किसको कर रहा था? बीजेपी के 5 एमएलए थे, उद्धव ठाकरे के 4 थे, तो मदद कौन किसको करेगा? लेकिन ये सवाल मीडिया नहीं पूछेगा, क्योंकि मीडिया ही उद्धव ठाकरे की तरफ से मुंबई में चुनाव लड़ रहा है। और भाऊ 2019 में कौन किसको खत्म कर रहा था? जब जनादेश मिला था बीजेपी और शिवसेना को, तो ये किसको खत्म करने के लिए, किसका रास्ता रोकने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के पास साथ चले गए थे? हाँ, ये तो मतलब है। देखो, ये झूठ परोसते रहे, उनको लगता है कि लोग पागल है, लेकिन लोग पागल नहीं रहते। अब हमारे रिपब्लिक जो है हमारा, उसकी उम्र 80 होने को आई है। ये छोटा बच्चा नहीं है, एक झुनझुना पकड़ा दो और खेलते बैठेगा। हाँ, मीडिया बच्चा है, उसको ये ऐसा कुछ झुनझुना दे देते, बस बैठते खेलते खेलते खेलते। लेकिन आम वोटर जो है सवाल पूछ रहा है कि 20 साल अलग क्यों थे, ये बोलो। ये जो रास्ते पर घूमने वाले यूट्यूबर है, वो पूछते, उनको लोगों को पूछते हैं तो बोलते बाद में इकट्ठा क्यों आए, बाद में अलग क्यों हुए, ये पहले बताओ। ये लोग पूछ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले वो सवाल नहीं पूछेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग अभी उतने पागल नहीं रहे। देखो, मैं तो, मेरी उम्र स्कूल के बच्चे की थी, 56-57 में जब महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ, तब मैं स्कूली बच्चा था। मैंने वो आंदोलन, मुंबई में कर्फ्यू देखी है मैंने, गोलीबारी में लाशें पड़ते देखी हुई है, रास्ते पर रोककर बसें जलाई गई वो मैंने देखी है। इन्होंने नहीं देखी, उनका जन्म तक नहीं हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि इनको लगता है लोग पागल है, लोग कुछ भी बोलेंगे फेंकेंगे। हाँ, इमोशनल लोग होते हैं वो सुनते हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम किसी का तिरस्कार करते, नफरत करते हैं, तो उसके खिलाफ सुनना हमें अच्छा लगता है। पाकिस्तान अगर जिम्बाब्वे से भी हारे तो हमें अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम पाकिस्तान से नफरत करते। हराया तो हमने नहीं, जिम्बाब्वे ने हराया।
या अफगानिस्तान ने हराया, लेकिन इंडियन खुश हो जाते। क्यों खुश हो जाते? वैसे ही मोदी का, बीजेपी का नफरत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इनकी भाषा अच्छी लगती है, वो तो सुनेंगे, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। और जब आप आत्ममग्न हो जाते हो तो सच्चाई देखी तक नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। आपके दिमाग में है वही देखते हो और वो सच्चाई मानकर चलते हो, तो चलते रहो, कोई बात नहीं। आपको भी याद होगा कि विधानसभा चुनाव के बार समय में 200 बोल रहा था, तो यहाँ के पत्रकार अब भी चौंक गए थे, कहां से ला रहा है भाऊ आंकड़े। तो मैं वो साइकोलॉजी जानना चाहता हूं। मैं सर्वे नहीं लेता, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी ढूंढने की कोशिश करता हूं कि जो बोलते नहीं। लेकिन आप एक काम करो, आप थोड़ा समय निकालो, और जब से ये 24 दिसंबर को इन्होंने 2 भाइयों ने साथ आने की घोषणा की है, वहां से लेकर आज तक जो कोई विजुअल आपके साथ है जहां भाई इकट्ठे, आप देखोगे राज ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज देखो, मैं इसमें नहीं हूं, मैं इसमें नहीं हूं, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो पूरे इन्वॉल्व। राज ठाकरे जिसकी माइंडसेट जो है वो एग्रेसिव है, लेकिन युति की घोषणा करने के बाद राज ठाकरे कितने डिफेंसिव पर है, देखो, बहुत डिफेंसिव पर। पीछे पीछे उनको जो खड़े होते हैं, साथ में खड़े होते हैं, कहीं भी उनका पूरा देह बोली देखो, बॉडी लैंग्वेज, कि मैं यहां फिजिकली हूं लेकिन इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हूं, ये उनकी बॉडी बताती है। और बॉडी लैंग्वेज का जो साइंस है वो बताता है कि जो शब्द होते हैं वो 93% काम नहीं करते, 93% बॉडी बोलती है, शब्द 7% बोलते हैं। तो इसलिए जो ऑप्टिक्स उपलब्ध है दोनों भाइयों का, वो देखो, जितने खुले तौर पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे रिएक्ट होते उतने राज ठाकरे नहीं होते, अमित ठाकरे भी नहीं होते। तो खबर वहां है, लेकिन हमारी कैमरा वाली मीडिया ऐसी है कि उसको कैमरा पर भी पकड़कर वो समझ नहीं पाते। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। भाऊ आज तो भाऊ आदित्य ठाकरे ने अद्भुत ज्ञान दिया है। मैंने वैसे स्वाति जी को भेज दिया वो वीडियो क्लिप, वो आपको भेज देंगी। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले जिस तरीके से न्यूयॉर्क के मेयर का विरोध कर रहे हैं, उसी की वजह से तो अमेरिका सरकार ने, ट्रंप ने टैरिफ लगाया है भारत पर। बिल्कुल। अब आपको आदित्य ठाकरे लेवल का एक चुटकुला सुना के समाप्त करता हूं, और वो चुटकुला ट्रंप से संबंधित है। तो ट्रंप ने जो वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर है मैकाडो, जिनको नोबेल प्राइज मिला और जिसकी वजह से वो नाराज है उससे कि इसने नोबेल प्राइज कैसे ले लिया मेरी जगह पे, और उनको कहा है, एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई देखो, ये मैकाडो जो है वो अगले हफ्ते यानी आने वाली है यूएस में, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो जो नोबेल प्राइज उनको मिली है वो मुझको दे देंगी, तो उसके बाद फिर मैं उनको वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनाने पे विचार करूंगा। उसका नाम जेमिमा या मंदाना नहीं है। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है जेमिमा या मंदाना नाम की कोई हमारी क्रिकेटर थी, उसने साउथ अफ्रीका की हारी हुई टीम की किसी लड़की को अपना मैन ऑफ द मैच दिया था। तो उसका नाम मंदाना या जेमिमा नहीं था। हाँ, भाऊ हर शाख पे पप्पू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या। इसी के साथ इनसे बात भी डर कर करो, नहीं तो ये बोलेंगे कि उल्लू भर पानी में मरो। अबे चुल्लू, तू उल्लू भर पानी में मर, ऐसा बोलेंगे। इनके शब्द भी, उनका शब्दकोश अलग है, हमारा अलग है, वो प्रॉब्लम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।